हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम देश विदेश की खबरें आप तक पहुंचाते हैं और उसके साथ साथ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी पिछले हफ्ते अजरबैजान की राजधानी बाकू में नगोर्नो काराबाख की जंग जीतने का जश्न मनाया गया, जिसमें तुर्की की प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान चीफ गेस्ट थे। सबसे अहम वही थी। ऐसा लगता था कि शायद वहाँ इल्हाम अलीयोव से भी ज्यादा पॉपुलर रजब तैयब अर्दगान। इस सब वहाँ के जो हालात हैं इस वक्त तुर्की में, किस तरह के इस पूरी जंग को देखा जा रहा है और इस जीत को किस तरह से देखा जा रहा है, आज़रबाईजान के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, इस सब को समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं तुर्की की राजधानी अंकारा में इफ्तिखार साहब, जो वहाँ की अनादोलू सरकारी न्यूज एजेंसी है उसमें एक जिम्मेदार पोजीशन पे। उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन उनसे बात करने से पहले आज़रबाईजान के बाकू के रहने वाले जर्नलिस्ट मेहून अलीयोव, उनसे हमने बात की। मुख्तसर बात की, अंग्रेजी में है, उनकी सबटाइटलिंग आपको साथ साथ पढ़ने को मिलेगी। पहले हम देखते हैं वो क्या कहते हैं, खास तौर पर रजब तैयब अर्दगान के रोल पर वो क्या कहते हैं और अजरबैजान के लोग इस पूरी जंग और जंग में कामयाबी को किस तरह से देखते हैं। Thank you very much, first of all, Mr. Mohammed Kazmi, for your invitation. I really appreciate that. Coming back to the liberation of Nagorno-Karabakh, and this is the main point here, as you mentioned, this is the historical event for Azerbaijani people because we have been waiting for that for almost 30 years, almost 3 decades. And as you know, since the early 90s, Armenian occupational forces, they have occupied the upper or Nagorno-Karabakh, and apart from that also the adjacent regions behind, apart from the upper Karabakh territory itself. But we have been dealing with the Armenian side. We sat on the table, we proposed all diplomatic ways to settle the problem, to solve the issue, but unfortunately no positive feedback was coming back from the Armenian administration. That's why, although we have warned them that if they do not agree politically and diplomatically to solve this case, we will have to choose the military way, but still they haven't responded to this plea or to this offer of Azerbaijan. And finally, just recently, as you know, new clashes erupted in the border between Armenia and Azerbaijan. The Armenian forces attacked the Azerbaijani civilians as well as the military units. And then we reiterated, and of course, answered to their attacks. And then we didn't stop with this because we warned them many times, and we continued liberating our Azerbaijani lands, which have been under occupation for such a long time. We have purchased lots of military equipment, including UAVs, from Turkey, and the support, the moral and the political support of Turkey gave a lot to Azerbaijan in this recent fighting. इफ्तिखार गिलानी साहब, आप बताइए कि आप अंकारा में हैं और वो जोश वतना आपने जरूर देखा होगा, महसूस किया होगा इस जंग में जो कुछ रजब तैयब अर्दगान ने किया है, और एक तरह से वेस्टर्न मुल्कों को एक तरह से बहुत बड़ी सियासी शिकस्त हुई है। इसको वहां पर लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तरह से जो है ना, ये मैंने जो इससे पहले भी आपको कहा कि ये पिछले 100 सालों में किसी भी मुस्लिम कंट्री की पहली, कह सकते हैं कि क्लियर मिलिट्री विक्ट्री है पिछले 100 सालों में। ये 100 साल पहले भी अगर आप देखें तो वही मुस्तफा कमाल अतातुर्क का ही, जब उसने ग्रीस को यहाँ से निकाल दिया था और अपने जो कंट्री जो है जो तुर्की जो है उसको सिक्योर कर दिया, उसकी बॉर्डर उसको सिक्योर कर दिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। उसके बाद से अगर आप देखें, ये किसी भी मुस्लिम कंट्री की पहली ऐसी कोई मिलिट्री विक्ट्री है। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री ही नहीं थी। अब इस वक्त जो है ना, आप जो चीजें छन छन के बाहर आ रही हैं, या जो उनके कैस्केड इफेक्ट्स अब सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी।
क्योंकि इसका जो इशारा मिल रहा है, जब पिछले साल बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली तुर्की ने बिल्कुल पूरे नाटो का मेंबर होते हुए भी रूस से S-400 मिसाइल शील्ड खरीद लिया था। उस मिसाइल शील्ड को जो है इस साल उन्होंने डिप्लॉय भी कर दिया था, और उसमें बिल्कुल पूरी अमेरिकन इंतजामिया की, अमेरिकन कांग्रेस की और पूरे नाटो कंट्रीज की, पूरे यूरोपियन कंट्रीज की इंतहाई मुखालफत के बावजूद वो उस वक्त जो है ये इकदाम उन्होंने ले लिया था। और उस वक्त विदिन तुर्की के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है इस पर खफा थे कि जो है हम अमेरिका अब सैंक्शंस लगा देगा अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से, और उसका कोई आसपास जो है ना कोई ऐसा नजर भी नहीं आ रहा था कि कोई फायदा तुर्की को हो रहा है। लेकिन उसके बाद हमें देखे, उसके बाद तुर्की को दो फायदे हुए उससे। एक ये हुआ कि सीरिया में जो है एक फ्रीज हो गया, कॉन्फ्लिक्ट फ्रीज हो गया। जो एरिया जिसके पास थे वो सब जो उनके पास रहे, और बाकी कॉन्फ्लिक्ट फ्रीज हो गया वहां पर सीरिया में। और जो सीरिया का जो ये नॉर्दर्न जो एरिया है जो बिल्कुल लगा हुआ है इसके बॉर्डर के साथ, तुर्की के बॉर्डर के साथ, जहां पर ओबामा ने जिस वक्त जब उनको PKK वगैरह को उस वक्त उन्होंने ड्राफ्ट किया था, उस वक्त ISIS से लड़ने के लिए, उस वक्त उनको बता दिया गया था कि ये एरिया आपको खाली करके दिया जाएगा। वो खत्म हो गया। उस पर तुर्की ने वहां पर जो अपनी फौजें उतार दी और उस एरिया को सिक्योर कर दिया, और उसमें जो है रूस बिल्कुल ही न्यूट्रल रहा। और बाद खास तौर पर जो इस वक्त आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आर्मीनिया के कॉन्फ्लिक्ट में जब भी अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान कभी भी जंग होती, हाँ, जिस तरह से जो है जब अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान इससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जिसमें अजरबैजान जो है को बिल्कुल ही जो है पीछे हटना पड़ता था, चाहे 2016 में हुआ, 2006 में, उससे पहले 1994 में, तो रूस अजरबैजान की मदद के लिए आ जाता था। रूस मिलिटरीली भी अजरबैजान को मदद करता था, रूस जो है हथियारों की बलबूते पर भी अजरबैजान को मदद करता था। और इस बार जो है सबसे अहम बात तो ये हुई कि तुर्की एक तो खुलकर अजरबैजान के सपोर्ट में आ गया, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि रूस इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बिल्कुल न्यूट्रल रहा। और रूस के जो न्यूट्रल रहने से जो है, अगर आप 1 साल पहले जाते हैं, तो 1 साल पहले से जब आप 1 साल या 2 साल पहले जाते हैं, तो आप जब देखते हैं कि जो तुर्की और रूस के दरमियान जो ये S-400 का जो ये मिसाइल डिफेंस शील्ड का जो मुआहदा हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसके लिंक्स उसके साथ हैं। तो लिहाजा सिर्फ एक मिलिट्री ही फतह नहीं थी, बल्कि एक डिप्लोमेटिक सफारती पत्तर भी एक फतह थी। और ये हमें जो है ना बताती है कि आइंदा अब सालों में अब क्या होने वाला है। एक तरफ जहां अमेरिका की अपनी जो है बहुत सारी मुश्किलात अमेरिका को आ रही हैं, इक़्तिसादी तौर पर भी, मिलिट्री तौर पर भी अमेरिका विड्रा कर रहा है अब दुनिया से। उसके एलाइज जो है खौफजदा है कि अमेरिका के विड्रा होने के बाद क्या हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, बनने की एटलीस्ट एक तश्कील देने की कह सकते हैं कि जन्म ले रहा है, जिसमें तुर्की, जिसमें रूस, जिसमें आगे फिर चीन। और दूसरी खास बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ये कॉन्फ्लिक्ट जो ही खत्म हो गया, आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट, पिछले हफ्ते ही इस्तांबुल से एक तकरीबन 18 बोगीज की एक ट्रेन निकली, और उस ट्रेन ने जो ये लंचन कॉरिडोर, जॉर्जिया वगैरह क्रॉस करके ये ट्रेन चाइना चली गई। एक ये जो ये रूट्स थे, जो एंशिएंट सिल्क रूट्स, एंशिएंट ट्रेन रूट्स जो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बंद पड़े हुए थे, वो खुल गए। और और ये एक तरह से आप समझें कि इस पूरे रास्ते से आप चीन को एक बराह रास्त एक रास्ता मिल गया इस्तांबुल तक पहुंचने के लिए। लिहाजा इसके जो है इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, ये कह सकते हैं कि तीनों एक तरह से जो है विक्ट्रीज थी ये तुर्की के लिए। अच्छा, ये जो आप रूट खुलने की बात कह रहे हैं, इस्तांबुल से चीन तक ट्रेन जानी शुरू हो गई, तो इसमें और किन किन मुल्कों को इससे फायदा होगा, और इससे तुर्की और कितना मजबूत होगा? क्योंकि जाहिर है जो मुल्क उससे फायदा उठाना चाहेंगे उस कॉरिडोर से, उनको तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने होंगे, और पड़ोस में टेंशन इससे कम होगी। आप उसे किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में सबसे जो इस वक्त इमीडिएट फायदा जो हुआ इस रूट का इमीडिएट फायदा जॉर्जिया, अजरबैजान, ये चीन और रूस को, जिनको बिल्कुल
इमीडिएट फायदा इससे मिल गया, क्योंकि इनकी जो पाइपलाइंस वगैरह भी जो है उनका भी यही रूट है। तो इन कंट्रीज को ये कंट्रीज जो जिनको इमीडिएट फायदा हुआ, लेकिन उसका जो आगे का फायदे हैं, आगे के, अगर आपने भी कुछ दिनों पहले जो है, जब ये ट्रेन जिस दिन शुरू हुई थी, उस ट्रेन के शुरू होने के अगले ही दिन ये ईरान और अफगानिस्तान के बीच में भी ट्रेन, हेरात और बीच में भी ट्रेन ऑपरेशनलाइज हो गई, मतलब ट्रू रूट नहीं बना, ऑपरेशनलाइज हो गई, ट्रेन शुरू हो गई, ट्रेन चलना शुरू हो गई। और वो यहाँ इसमें जो है ना, यहाँ पर जो है ना खासी ये उम्मीदें जाहिर की जा रही है कि ये जो इस ट्रेन का जो रूट है, जो ये ट्रेन इस्तांबुल से जो चीन तक चली गई, इस ट्रेन का एक रूट जो है वो ईरान के रास्ते, ईरान को भी कनेक्ट करेगा, और ईरान के रास्ते फिर अफगानिस्तान को भी ये कनेक्ट करेगा, इस ट्रेन का रूट। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो ट्रेन के रूट्स ऑलरेडी उनको ऑपरेशनलाइज करना है और उन ट्रैक्स को अपग्रेड करना है, और लिहाजा उसमें कोई बहुत ज़्यादा करने की, बहुत ज़्यादा उनको जो है इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो लिहाजा जो है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये इस जंग के बाद की चीज़ें जो जो हुई हैं, लिहाजा जो है इससे उससे पता चल जाता है कि ये जो इस वक्त जो ये मिलिट्री विक्ट्री मिली है, या जिस तरह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक तरह से अब खत्म हुआ, जिसको आर्मी ने भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया, इसके खत्म होने से जो है कितने एक बहुत बड़ा एक मार्केट, एक बहुत बड़ी एक मौके जो है इन कंट्रीज को मिले, और यही शायद वो एक वजह थी जिसकी वजह से रूस जो है बिल्कुल न्यूट्रल रहा इस दौरान। अच्छा, इसका असर, जैसा कि आपने बताया कि ईरान और अफगानिस्तान को भी ये कनेक्ट करेगा चीन के साथ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अफगानिस्तान में भी अमन बहाली में भी इससे फायदा होगा, चूंकि अब तक जिस तरह से यूरोपियन ममालिक या अमेरिकन, ये कहा जाता रहा है कि अफगानिस्तान में जंग इसलिए जारी रखनी है कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में जो कनेक्शन है वो ठीक से ना बन पाए। अब ये नई सूरत हाल में आपको लगता है कि इसका अफगानिस्तान की जो अमन प्रोसेस है उसको भी फायदा होगा? मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा फायदा जो है, अगर किसी को हो तो अफगानिस्तान को ही होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अफगानिस्तान के जो है बाहर जाने का कोई और जरिया ही नहीं है, एक्सेप्ट अगर उनको, या तो वो बिल्कुल ही, तो पाकिस्तान के ऊपर तो कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं वो। इस रूट से एक चीज हो जाएगा, उनको एक और रूट मिलेगा, इवन अगर जो जहाँ से वो अपनी जो है चीजें हैं, वहां से हेरात से तेहरान ले जा सकते हैं, और तेहरान से फिर चीन के रास्ते, फिर वहां से जो है तुर्की तक भी वो पहुंच सकते हैं। तो ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है ये। और ये जो इसमें जो अभी जो ट्रेन जो शुरू हुई थी जो उसमें तो ये तो बिल्कुल सवारियों से भरी हुई ट्रेन थी, उसमें तो पूरे ईरान के जो है ऑफिसर्स जो है उस ट्रेन में बैठकर वो हेरात तक गए। और और उसके जो रूट्स भी जो हैं और उसके जो स्टेशंस भी हैं, वो इसमें एक सबसे अहम बात बताता हूँ आपको, इसमें अहम बात जो इसमें इन्वेस्टमेंट इंडिया ने भी की थी इस ट्रेन रूट को बनाने में। लेकिन इंडिया के लिए मसला ये है कि इंडिया इस रूट को यूज नहीं कर पाएगा, इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जब तक उसके कुछ वर्किंग रिलेशन पाकिस्तान के साथ कुछ ठीक ना हो, या एटलीस्ट उसको भी कोई एक रूट कम से कम कोई ऐसा मिले वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसमें जो है इंडिया ने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स की थी, इंडिया ने भी इस रूट को बनाने में मदद दी थी। अच्छा, एक बात, जो शुरू में जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था अजरबैजान आर्मीनिया का, उस वक्त को एक रिपोर्ट आई थी कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जिससे भारत कनेक्ट कर सकता है सेंट्रल एशिया से, जो ईरान भी ये बंदर अब्बास से नॉर्थ की तरफ ले जाने के लिए रास्ता, वो उसी से नागोर्नो काराबाख से गुजरता है। क्या अब इसके अमन में आने का या इसको अजरबैजान को वापस पहुंचने का, मिलने का भारत को कोई फायदा होगा क्या उस तरह से? मैंने कहा ना, इसलिए ये जो ट्रेन का रूट था, जिस ट्रेन के रूट की मैंने बात की, जो ट्रेन का रूट खुल गया, जहां पर जो है सफर भी शुरू हो गया, जहां पर कंटेनर्स भी आने जाने शुरू हो गए, इस रूट पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की थी, इंडिया ने उसमें मदद दी थी उसमें। लेकिन मेजर तो उसमें ईरान और अफगानिस्तान ने ही उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन इंडिया की भी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन इंडिया की इन्वेस्टमेंट का सबसे मसला ये है इंडिया का कि ये जो चाबहार जो है वो कभी इंडिया जो है एक कदम आगे चलता है, कभी दो कदम फिर पीछे हटता है। वो कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है इंडिया की।
लेकिन कभी उसमें अमेरिका उसको जो है डराता है। कि इंडिया की पॉलिसी इसलिए नहीं है कि अमेरिका का दबाव आता है उसके ऊपर। एग्जैक्टली उसमें अमेरिका का दबाव आ जाता है तो फिर एक दो कदम पीछे हट जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उनको लगता है कि अमेरिका को शायद भूल गए, फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 3 कदम पीछे चले जाते हैं। या ये जो कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है इंडिया की, उसने जो है खास तौर पर जो ईरान को भी खासा मुस्तरब कर रखा है उस पर कि इनकी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। अब वहां पर जो है उन्होंने अब वहीं बंदर अब्बास पर, वहीं पर ही जो चाबहार में ही अब वो एक कंटेनर जो वहां पर इंडिया के पास है, एक पोर्ट का जो एक हिस्सा, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, जब उसके 3 हिस्से जो आगे जो हैं जो चाइना के पास है वो अब तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब तक इंडिया उसके ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाता है, या जब तक उसके जो है पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशंस ठीक नहीं हो जाते हैं ताकि उनको एक्सेस मिले अफगानिस्तान के ऊपर, तब तक जो है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ जाता है कि इंडिया आखिर क्या चाहता है, किस तरह का अफगानिस्तान चाहता है और किस तरह की कनेक्टिविटी चाहता है और किस तरह की जो है हालात इंडिया चाहता है आगे। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे आपसे करना है वो ये कि रजब तैयब एर्दोगान ने एक पोएम, एक नज्म पढ़ी थी बाकू में, जिसमें ईरान ने एतराज किया है कि वो सेपरेटिस्ट्स को, आजरी जो कम्युनिटी ईरान में रहती है, उनको प्रोवोक करने की बात थी। उसके बारे में क्या कुछ अंकारा में क्या कुछ फीलिंग है, क्या कहा जा रहा है? देखिए एक चीज जो है पिछले, खासतौर पर ये इंडिया में भी हम आपने महसूस किया होगा, ये पिछले जब 10-20 सालों से, जब से अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो उस वक्त उन्होंने कोशिश की थी कि एक तरह से जो दुनिया में जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा है उनको एक तरह से जो है एक अपने फॉरेन पॉलिसी का एक जुज बनाया जाए। ये उसके बाद ही जो है इंडियन वो ओवरसीज इंडियंस को एक मिनिस्ट्री भी बनी थी। तो उसके बाद जो है जो इस नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में, तो उसको और ज्यादा और तकवीत मिली। जो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर जो कभी मेडिसिन स्क्वायर, कभी कहीं स्क्वायर, कभी कुछ स्क्वायर, जो इंडियन डायस्पोरा को जो इकट्ठा करने की उनको लगता है कि इंडियन डायस्पोरा भी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है तुर्की में भी पिछले कई एक साल से एक तरह से जो तुर्की कम्युनिटीज जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, तुर्की कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उनको एक तरह से जो है एक तरह से कह सकते हैं ओनरशिप देने की कोशिश की गई है। जिसके बाद जो है एक तुर्की काउंसिल, तो तुर्की काउंसिल जो है एक तरह से, जिस तरह से अरब लीग के मुकाबले में एक तुर्की काउंसिल भी बनी थी, जो एक जिस तरह अरब लीग एक इथनिक बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की बेसिस पर एक तुर्की काउंसिल भी एक इथनिक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। वो अरब लीग की तरह बहुत ज्यादा अभी तक मजबूत नहीं है, लेकिन किसी इसमें जो काफी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अजरबैजान है, इवन हंगरी वगैरह भी हैं, इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये अगर आप ये मैं कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था उसका। फिर दूसरी चीज ये है कि चूंकि ईरान के साथ एक मसला ये है कि क्योंकि अजरबैजान का जो तबरीज वगैरह के एरिया है जहाँ पर इथनिक अजरबैजानीज रहते हैं, तो उनको एक तरह से जो है एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उस सिलसिले में। लेकिन जो हमने यहाँ पर जब मालूम किया था हमने कि जब ये इस पोएम वगैरह के बारे में, तो ज्यादातर यही मालूम हुआ कि ये जो है कोई प्लान्ड नहीं था। ये उस वक्त जो है एक क्योंकि इसने जब ये पाकिस्तान भी गया था, वहां पर भी एक इकबाल की एक पोइम पढ़ी थी, जो तो यहाँ पर भी जो है उसको एक पोइम दी गई थी पढ़ने के लिए। उसमें जो है इट वाज नॉट मेंट टू एक्चुअली जो ऑफेंड ईरान, क्योंकि एक कॉन्शियस डिसीजन हुआ था जब अजरबैजान 90s में बना था। उस वक्त जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट दिया था अजरबैजान को यूनाइट करने के लिए, तो उस पर उस वक्त भी जो है ईरान ने जो है खासा उस पर एहतजाज किया था। उसके बाद एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनी थी कि अजरबैजान का जो एरिया आपके पास है वो उस एरिया को हासिल करने की कोशिश की जाए, ईरान को इसके मामले में ऑफेंड नहीं किया जाए। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी बनी थी। लेकिन इस वक्त जो है ये यहाँ पर अक्सर डिप्लोमेट्स कहते हैं कि अनविटिंगली इन्होंने वो पढ़ी थी, और वो भी जो है ऐसी पॉइंट थी कि बिल्कुल उसके जो है तकरीबन डबल मीनिंग पॉइंट थी वो, और उसको जो है ईरान को भी नजरअंदाजी करना चाहिए था कि ईरान ने जिस तरह से रिएक्ट किया, वो अगर वो पढ़ते किसी को पता भी नहीं चलना। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब, आपने अंकारा से हमें वक्त दिया, हमारे साथ आपने अपने इंफॉर्मेशन, अपने थॉट्स
शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बहरहाल आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। और बहुत लोग हैं हमारे, खास तौर पे व्यूअर्स, वो तुर्की के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, रजब तैयब एर्दोगान की लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि आपकी ये सब इंफॉर्मेशन हमारे सभी दुनिया भर में जो देखने वाले हैं उन तक पहुंचेगी और उनको जरूर इसमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि तुर्की की राजधानी अंकारा में जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, कुछ वर्षों पहले वहां गए हैं और एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।